नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 हेतु अनिवार्य हिंदी के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग, एक कहानी जिसकी रचनाकार हैं श्याम मनोहर जोशी। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे एक रोचक कहानी का जिसका शीर्षक है सिल्वर वेडिंग। तो सबसे पहले इस कहानी के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा कर लें। तो सिल्वर वेडिंग, ये जो कहानी श्याम मनोहर जोशी ने लिखी है, इस कहानी को लिखने के पीछे उनका क्या उद्देश्य या उनका क्या संदेश निहित रहा होगा। तो ये कहानी यशोधर बाबू और उसके परिवार को लेकर के लिखी गई है। यशोधर बाबू जो कि इस कहानी के नायक हैं और वो पुरानी परंपरा के पक्षधर हैं। उनके बच्चे और पत्नी नई शहरी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो इस कहानी के माध्यम से कहानीकार यह व्यक्त करना चाहता है कि आधुनिकता की ओर बढ़ना और नई उपलब्धियों को पाना समय के अनुरूप आचरण है, परंतु हमें मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य नहीं छोड़ने चाहिए। नई पीढ़ी को पारिवारिक परंपराओं तथा बुजुर्गों का पूरा सम्मान करना चाहिए। ये इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य या मूल संदेश भी हम कह सकते हैं। यदि हम इसकी शिक्षा की बात करें, प्रस्तुत कहानी को पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिलती है, पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सिल्वर वेडिंग कहानी से लेखक ये शिक्षा देना चाहता है कि जीवन में आधुनिकता का समावेश करो, परंतु पाश्चात्य संस्कृति का अंधाधुंधकरण नहीं करें, मानव मूल्यों का ह्रास नहीं होने दें और जीवन का एक निश्चित लक्ष्य रखें। और इन्हीं विचारों के साथ हम शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी सिल्वर वेडिंग। आप देखेंगे जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी जो कि यशोधर पंत जो कि कहानी के नायक हैं, आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई की घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया, क्योंकि उनकी घड़ी में 5:30 बज चुके थे। फिर वो दोनों वक्त रेडियो के समाचारों से अपनी घड़ी का समय मिलाया करते थे, इसलिए उन्हें अपनी घड़ी दुरुस्त लगी और कार्यालय की जो घड़ी थी वो सुस्त नजर आई। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मात हाथों पर डाली। मात हाथों का अर्थ होता है अधीनस्थ। जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी थे उन पर डाली, जो उन्हीं के कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते थे। जैसे ही 5 बजते सभी कार्यालय छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन यशोधर पंत जब 5:30 बजे तक बैठते हैं तो उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको भी मजबूरन 5:30 बजे तक वहां बैठना होता था। चलते चलते जूनियरों से, जो इनके अधीनस्थ थे, उनसे कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद, जिसको कि यशोधर पंत किसंदा कहकर के संबोधित करते हैं, तो कृष्णानंद पांडे से मिली हुई परंपरा का ये पालन करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। यशोधर पंत अपने अधीनस्थों से मजाक के रूप में ये बात कहते हैं कि आप लोग कामचोर हैं, आप धीरे काम करते हैं, इसलिए आपको देखते हुए ये दफ्तर की जो घड़ी है ये भी सुस्त हो गई है, धीमी हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर ये एक तकिया कलाम है जो यशोधर पंत का है। बार बार वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं जहां उन्हें असंतुष्टि होती है, उनको लगता है असंतुष्टि का भाव, वहीं पर वे
इस तकिया कलाम का प्रयोग करते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की उन्होंने, एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू मतलब बड़े बाबू, आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है। पंत जी ने चड्डा की दृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, अर्थात इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। चड्डा ने कुछ और भी धृष्ट का मतलब बदतमीज होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। अब उन्होंने उम्र के साथ साथ विरोध करना छोड़ दिया है। अपने स्वभाव में उन्होंने कई परिवर्तन कर लिए हैं। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किसंदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते भी थे, क्योंकि यशोधर पंत का मानना था रिश्ते नाते संबंध सब घर तक और कार्यालय के हिसाब से ही वो समय और बिताते थे और बात करते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है। बाबा आदम के ज़माने की कहने का मतलब है कि बहुत ही प्राचीन समय की, यानी बहुत पुरानी घड़ी है। बड़े बाबू यह तो अब तो डिजिटल ले आओ, एक जापानी घड़ी सस्ती भी मिल जाएगी और सुंदर भी लगेगी। तो यशोधर पंत बड़े सहज भाव से अपना जवाब देते हैं कि यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के तो हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक ये राइट टाइम चल रही है। और फिर ऐसा कह करके अपनी बात के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए कि क्यों कैसी रही आपके इस प्रश्न का जवाब कैसा रहा, आपकी इस शरारत का अंदाज जवाब कैसा रहा। इस तरह का नहले पर दहला, यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद, प्रशंसा, दाद का अर्थ होता है प्रशंसा, सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठहाक लगा करके हाथ मिलाया करता थे। ऐसी ही परंपरा किसंदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किसंदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाने होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। काम पर लगने से पहले कई लोगों को वो अपने पास यहाँ पर रख लिया करते थे। मैस जैसी ही थी वहाँ की स्थिति, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वे नहीं लगाए जा सके। तब किसंदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसे भेज सके। बाद में इन्हीं किसंदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में उनका मार्गदर्शन भी किया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। वो बड़े भाऊ यशोधर पंत से उनकी शादी की वर्ष पूछते हैं, कब हुई थी शादी। यशोधर बाबू शक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वाज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। उसकी तरफ मुंह करके बोले कि अब देखो आप, नाउ लेट मी सी, आई वाज मैरिड, मेरा विवाह हुआ था ऑन 6 फरवरी 1947 1947। मेनन ने फौरन मिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी
हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आपको इस दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, अर्थात आज तो आपकी शादी की 25वीं सालगिरह है। शादी को पूरे 25 साल हो गए हैं, इसलिए शादी की 25 साल पूरे होने को सिल्वर वेडिंग कहा गया है। यशोधर जी खुश होते हुए झेंपे, शर्माए और झेंपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किसंदा से ही सीखी थी और उसी अंदाज में ये शर्माते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, क्योंकि ये पुरानी परंपरा को मानने वाले थे, इसलिए उनको ये सिल्वर वेडिंग मनाना अच्छा नहीं लगता है। हमारे यहाँ ये सब थोड़ी ही मनाते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है कि आप बातों में मत उलझाइए, सब कुछ गड्ढ मत कीजिए, थोड़ा सा ही तो खर्चा है और आपको ये करना ही है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड। 10 रुपये लीजिए और चाय पीजिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं इससे बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है, जो रिवाज नहीं है, उस पर इंसिस्ट करना, इस तरह से दबाव डालना, दैट मैं समहाउ इनप्रॉपर फाइंड करता हूँ, उसको तो शायद मैं अनुचित ही मानता हूँ। जो हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, उस परंपरा के लिए ज़बरदस्ती करना, प्रेरित करना, उत्साहित करना मुझे अनुचित लगता है। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सकें, कि 10 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है। यदि आप 30 रुपये दें तो चुग्गे भर का जुगाड़, नाश्ते का जुगाड़ हो सकता है, नाश्ते का इंतजाम हो सकता है। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं। भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है, चाहे वो दिन में 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हों, लेकिन फिर भी बटुए में हमेशा 100-150 रुपये रखते हैं। और तो और बस टिकट का खर्चा भी नहीं है उनका। गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय तक पहले साइकिल से आते जाते थे, इधर अब पैदल ही आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले। तो साइकिल छोड़ने का कारण क्या है, वो कारण लेखक ने यहाँ बताया, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। यशोधर पंत के बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि वो साइकिल से ऑफिस जाएं, दफ्तर जाएं। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं और यशोधर पंत चपरासी नहीं है, वो बाबू हैं, और बाबू हो जो बाबू की पद पर हो उसको साइकिल चलाना शोभा नहीं देता है। ये सोच, ऐसे ख्याल यशोधर पंत के आधुनिक युवा बच्चों के हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है। लेकिन यशोधर पंत को स्कूटर की सवारी सबसे बेकार सवारी मालूम होती है, और कार जब अफोर्ड नहीं की जा सकती तब उसकी बात ही सोचना ही क्यों। कार का बजट वो सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कार के बारे में वो सोचते ही नहीं है और स्कूटर उनको अच्छा नहीं लगता है। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इशरार करने पर भी
यहाँ पर आप देखेंगे इसरार शब्द जो दिया गया है, इसका अर्थ होता है आग्रह करना। सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी, आग्रह करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए नहीं रुके। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसंदा की परंपरा में है, इसलिए उसका पालन वो अवश्य करते हैं। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। गप गपाष्टक का मतलब है बेहुदा बातें, असत्य बातें, झूठी बातें। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है, क्योंकि यशोधर पंत को लगने लगा है कि वो अब उनकी उम्र हो चली है, इसलिए उन्होंने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव कर लिए हैं। यह बात उनके पत्नी और बच्चों को बहुत बुरी लगती है, अखरती है उन्हें कि बब्बा आप कोई बुढ़े थोड़े ही हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतनी ज़्यादा व्रत करें। ऐसा कहते हैं वे, क्योंकि उनके बच्चों का मानना है कि मंदिर जाना, पूजा अनुष्ठान करना, जप तप करना, ध्यान लगाना, ये सभी आदमी वृद्ध होने पर करता है। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं, सुनकर भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि यशोधर बाबू ने ये बातें सुनी ही नहीं हो। सिद्धांत के धनी की किसंदा के अनुसार यही निशानी भी है। किसंदा अक्सर कहा करते थे कि जो सिद्धांतों को मानने वाले होते हैं, जो अपने सिद्धांतों को गढ़ते हैं और उन्हीं पर चलते हैं, ये उन लोगों की निशानी भी है। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं, तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते, क्योंकि पहले मंदिर जाना और मंदिर से फिर पहाड़गंज जाकर के वहां से सब्जी वगैरह खरीदना, और इतना करने में लगभग घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाते हैं। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी। अहाते का अर्थ होता है खाली जगह, जिसमें कभी किसंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह ज़रूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायती ज़रूरी है। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है कि अब यहाँ से ये पुराने क्वार्टर तोड़े जा रहे हैं, तो आप दूसरी बस्ती में दूसरा क्वार्टर ले लीजिए। मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया, तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलाट करवा लिया। फिर भी वो इस गोल मार्केट के क्षेत्र को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे। इसके पीछे कारण जो कि किसंदा को ही मानते हैं, क्योंकि इसमें किसंदा से जुड़ी हुई कई यादें यशोधर पंत को यहाँ पर सहेजे हुए थी, जिनसे यशोधर पंत कभी दूर जाना ही नहीं चाहते थे। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि तब की तब देखी जाएगी।
अभी तक तो सलामत है, और जब ऐसी कोई मुसीबत आएगी तब सोचेंगे। और कहा उसी तरह मुस्कुराए। फिर किशनदा यही फिक्रा कहकर के मुस्कुराते थे, क्योंकि किशनदा जिनके आदर्शों को मानते हैं ये, वो भी अक्सर ऐसा ही करते थे। सच तो यह है कि पिछले वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है, क्योंकि बच्चे और पत्नी आधुनिक हो चले हैं और किशनदा और यशोधर पंत अभी तक पुरानी विचारधारा को, पुरानी परंपराओं को मानते आ रहे हैं। इसलिए वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है। बात बात पर उनमें तकरार होने लगती है, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है घर जल्दी जाएंगे तो वही बहस, इसलिए वो देरी से घर पहुंचते हैं। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे, लेकिन अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। जब यशोधर पंत को पता चलता है कि बड़े बेटे की तनख्वाह क्या है, तो तनख्वाह को लेकर के यशोधर पंत को वो कुछ अनुचित लगती है कि हम रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए, तब जाकर हमें 1500 रुपये महीना मिलने लगा है, और तुम्हें शुरू में ही 1500 रुपये देने वाली इस कंपनी में कुछ ना कुछ तो ज़रूर पेंच होगा, कुछ ना कुछ तो रहस्य है, कुछ तो गड़बड़ है। वे कहते कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिलने लगा है, शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है, और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, कि जब पिछली बार ये भर्ती की परीक्षा दी थी, प्रशासनिक सेवाओं की जो परीक्षा दी, उसमें इसका नंबर बहुत नीचे आया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया था। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, जो भी उसके लिए रिश्ता आता है बेटी उसे नापसंद कर देती है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है कि यदि बार बार आप इसी प्रकार से मेरी शादी की चर्चा करेंगे, शादी के लिए रिश्ते लाएंगे, तो मैं भी उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। हर बात पर वो ये धमकी देती है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, खुश होने का तो कारण यह है कि आज यशोधर बाबू के बच्चे सफल हैं, दुनियादारी को देखते हैं तो उन्हें अपने बच्चे बहुत ही सुलझे हुए लगते हैं, लेकिन वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। इस प्रकार की खुशहाली यशोधर पंत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा कर उन्हें समहाउ जस्ती नहीं है। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, पीढ़ियों का अंतराल, ये बात तो सुना है, और ऐसा कहकर के स्वयं को वो दिलासा देता है वो पिता यशोधर पंत कि क्या हुआ कि मेरे बच्चों के और मेरे विचार नहीं मिलते हैं, तो क्योंकि पीढ़ी का अंतर है, वो नई विचारधारा के हैं और यशोधर पंत पुरानी विचारधारा के, तो आपस में इनके विचार नहीं मिलते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, फिर भी बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उसे भी मोड़ बना डाला है। यहाँ पर बात करें उनकी पत्नी की, वो किसी भी प्रकार से आधुनिक नहीं है, लेकिन बच्चों की मात्र सुलभ मजबूरी ने उसे भी आधुनिक बना दिया।
कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में जो गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया। वहाँ पर जब महिलाओं में आपस में किसी बात को लेकर के बहस होती तो उस बात की चिढ़, उस बात को आज तक यशोधर पंत की पत्नी कहा करती है कि वहाँ उस संयुक्त परिवार में जब कभी कोई ऐसी बात हो जाती तो वहाँ तो आपने कभी हमारा पक्ष नहीं लिया, बस जिठानियों की ही चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया, पुरानी जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको वो बंधन बताती हैं। ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है यशोधर पंत की घरवाली अपने बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं कि ये तो बहुत गलत किया, इनको बोलना चाहिए था। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर यशोधर पंत की तरफ मुंह करके कहती है, तुम्हारी ये बाबा आजम के ज़माने की बातें, पुराने समय की ये बातें मेरे बच्चे नहीं मानते हैं तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। मैं भी उन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो, मानने के योग्य हो। यदि मुझे लगता है कि आपकी ये बातें मानने के योग्य नहीं हैं तो मैं इन बातों को नहीं मानूंगी। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता। साफ साफ शब्दों में ये अपनी बात कह देती है। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है तो यशोधर बाबू सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुहा से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। ये कहावत है, लोकोक्तियां हैं। बूढ़ी मुँह मुहा से लोग करे तमाशे कि बूढ़ा व्यक्ति जिसके मुंह में दांत नहीं हो और वो यदि इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें करे, इस प्रकार से मुंह खोले तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ा देना चाहते हैं कि बूढ़ी हो गई लेकिन अभी भी उसको लगता है कि वो जवान है। अनदेखा कर देना चाहते हैं लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किसंदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए एक लंबी सांस छोड़ते हैं। यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता, क्या यह अच्छा नहीं रहता कि किसंदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही नहीं पाला होता, घर गृहस्थी के चक्कर में कभी पड़ते ही नहीं। तो यहाँ पर ये बात लें कि क्या यह अच्छा नहीं होता कि घर गृहस्थी का बवाल ही नहीं पाला होता। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यशोधर पंत की किस मनोदशा का पता चलता है। इस पंक्ति के माध्यम से ये पता चलता है कि यशोधर पंत अपने पारिवारिक द्वंद से काफ़ी परेशान है और लाइफ कम्युनिटी के लिए, समुदाय के लिए डेडिकेट कर दी होती, समर्पित कर दी होती। फिर उनका ध्यान इस ओर आया कि बाल जति किसनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। फिर देखा कि शादी नहीं करना मतलब बुढ़ापे में सहारा नहीं मिलना। बाल योगी जो किसंदा थे बुढ़ापे में सुखी नहीं रहे। उनके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, ये सब जगह के नाम हैं, कहीं ना कहीं ज़मीन ले ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद ही हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से किसंदा ने इतने लोगों पर उपकार किया था, उनमें से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की।
स्वयं यशोधर बाबू उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किसंदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई बीमारी नहीं हुई थी, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा से उसकी मृत्यु हो गई। जो हुआ होगा यानी पता नहीं क्या हुआ होगा से तो किसंदा ने शादी नहीं की, इसलिए बुढ़ापे में देखभाल के अभाव में किसंदा की मृत्यु हुई होगी, या और कोई उनके साथ क्या कारण रहा। जिन लोगों के, फिर जवाब देखिए आगे, कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से मौत हो जाती है। अर्थात बुढ़ापे में देखभाल करने वाला कोई होता नहीं है और ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किसंदा से सुनी हुई बात यूं ही नहीं भूल सकते। गधा पचीसी में कोई क्या करता है। गधा पचीसी उम्र की एक अवस्था है जिसको लड़कपन कहा जा सकता है, युवा अवस्था, किशोर अवस्था। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, फिर भी किसंदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफातें की हैं। खुराफात मतलब शैतानियाँ। जवानी में मैंने कितने प्रकार की किस्में यानी प्रकार, ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ करके मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देखाना, कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारे इस किसंदा ने नहीं कर रखा। अर्थात इस उम्र के जितने भी शरारतें हैं, जितने भी शौक हैं, सभी किसंदा ने किए हैं। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब अपने ही आप सब ठीक हो जाएंगे। यह भी किसंदा से मिला हुआ एक फिक्रा है। फिक्रा का अर्थ होता है एक व्यंग्य, एक तंज, एक वाकया, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। लेकिन पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जल्दी ही जिम्मेदारी सर पर पड़ गई, और जिम्मेदारी सर पर पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी वो बन गए। इसलिए गधा पचीसी का जो दौर था वो यशोधर पंत ज़्यादा नहीं जी पाए। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते, तंज के रूप में, एक व्यंग्य के रूप में कहा करते। तो तंज के रूप में कहने का मतलब है कि वो अपने बच्चों के ऊपर इस वाक्य का प्रयोग करते, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खिल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन दो के चार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर थी। दो के चार करना मतलब चतुर चालाक ये दुनिया उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जो उसकी रीत मंजूर करे
उसकी परंपरा को स्वीकार करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरकर भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किसंदा की यह उक्ति अभी भी याद है, अभी भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने लोग उनमें रहते हैं। ये बात किसंदा कहा करते थे और उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं बातों को गांठ बांधकर अपने जीवन में उतारने वाले यशोधर पंत मकान के बारे में सोचते तक नहीं हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस इतनी सी बात है। किसंदा यशोधर पंत ने तो सोच रखा है। गांव का पुश्तैनी घर जो टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी कि आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। यशोधर पंत आशावादी हैं। उनको विश्वास है कि नया मकान बनाने से क्या फ़ायदा, अभी जब वो नौकरी में है तो उनको सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है। उनके रिटायर होने से पहले उनका कोई लड़का सरकारी नौकरी में आ जाएगा और उसे क्वार्टर मिल जाएगा, तो मकान बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते। इस तरह फिजूल की बातें सोचने वाले हमारे समाज में नहीं होते हैं। चारों ओर की बातें सोचने वाले हमारे समाज में नहीं होते हैं। उसमें तो एक की तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। हंसी नहीं आती लेकिन झूठी हंसी हंसने का प्रयास वो करते हैं। जितना इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यहाँ नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिरला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े और असीक का फूल यानी आशीर्वाद का फूल, चरणों का फूल चुटिया से खोसा और पीछे उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खासा लगा नहीं। रोज वो ऐसा करते थे, उनको प्रवचन सुनना, भागवत कथा सुनना अच्छा लगता था, लेकिन आज उनका मन नहीं लग रहा था। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी है नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किसंदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं कि जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किसंदा की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजन करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का प्रयत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। अब तो मोह माया के साथ साथ भगवत भजन को भी कुछ स्थान देना होगा कि नहीं। अपने मन को समझाने का ऐसा प्रयास वो करते हैं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम जाओ, बाट वन प्रदेश की, तुम वन की ओर गमन करो, जो करते हैं जैसा करते हैं करें। अब हमें तो इस वर्ल्ड की, इस संसार की नहीं, उसकी, इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते हैं तो नहीं मांगे। यशोधर पंत को इस बात का दुख है कि उसके बच्चे, खुशी इस बात की है कि वो पढ़ गए हैं और आज की इस प्रपंच भरी दुनिया में उनके बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं। तो वहीं यशोधर पंत इस बात से आहत भी हैं, दुखी भी हैं कि वो कोई भी काम करते हैं तो यशोधर पंत से राय तक नहीं लेते हैं। तो यशोधर पंत को ये आशा है कि उनको राय लेनी चाहिए, अच्छा लगता है।
यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो। फिर भगवान के चरणों से उठाए हुए आशीर्वाद के जो फूल हैं वो उठा लेता है, सुनने लगे। मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा, यहाँ पर जब गीता का उपदेश चल रहा था, भागवत कथा सार चल रहा था, तो जैसे ही उनके कानों में जनार्दन शब्द सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया है, उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजाजी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे हुए परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि एक तो इसलिए कि परिवार टूट चुका है और यशोधर पंत जबरदस्ती व्यर्थ ही इसको जोड़े रखने का प्रयास कर रहे हैं। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साही बने। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन तो हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है, इतनी तो शान है कि 100 रुपये उधार ले सकता है, कहीं से भी ला सकता है। यशोधर बाबू का नारा कि हमारा तो सैफ ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। तो सैफ शब्द का मतलब था साहब का बोलचाल में प्रयुक्त रूप। कि यशोधर जी का नारा है कि हमारा तो सैफ साहब ही ऐसा देखा ठहरा। साहब कौन था? किसंदा। हमें तो यही परंपरा उनसे विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है, यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं, जहां कि यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ, जिसको किसंदा कहकर के वो संबोधित करते हैं। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता क्या है? कुछ नहीं होता है। पत्नी आग्रहपूर्वक कहती है कि कुछ नहीं तो तुम अपने उन किसंदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसंदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गमई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो जान पाते कि कौन से रिवाज निभ सकते हैं और कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किसंदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, वो तो जन्म के बूढ़े थे, उनके विचार ऐसे थे। लेकिन तुम्हें क्या सूझी, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लगे हो? तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। शादी के बाद मैंने तुम्हें देख करके क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई और सैगल के गाने हुए। तुम तो ये इस अंदाज के थे। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आ जाना ठीक ही है। वो परिवर्तन को मानते हैं, लेकिन उनका ये भी मानना है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन आना जरूरी है, स्वाभाविक है। पत्नी से वह कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़ापे में यह बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, यह ऊंची हिल वाली सैंडल पहनना और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा।
देयरफॉर फिर भी तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो यशोधर बाबू का ये कहना उनकी इस मनोदशा को व्यक्त करता है कि परिवार के साथ उनका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। तो वो इसके साथ भी समझौता कर लेते हैं कि यदि परिवार के लोग उनकी बात नहीं मानते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते हैं, तो उनको भी यह हक नहीं बनता है कि वो यशोधर पंत को किसी प्रकार का बदलाव करने के लिए प्रेरित करें। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए अभी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन होता है। यशोधर जी चाहते हैं कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखें, तथा साथ ही वह अपने से भी कहते हैं कि परहैप्स शायद ऐसी चीज़ के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा, उचित ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब ठहरी ये चीज़ें, जरूरी ठहरी, आवश्यक ठहरी। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू को अपने पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है, रिटायर होकर के फॉर फ्रॉम द मैंडिंग क्राउड समझे, फॉर फ्रॉम द मैंडिंग क्राउड, पागल कर देने वाली इस भीड़ से दूर। यशोधर पंत को शहर पागल कर देने वाली किसी भीड़ से कम नहीं लगता है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार किसंदा के शब्दों में अपने और उनके ही लहजे में कहा करते, और कहकर उनकी तरह ही वह झेपी लगभग नकली सी हंसी हंसते थे। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते रहे। स्वयं किसंदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना बहू, ऐसा कहना कभी नहीं भूलते। स्वस्थ, तंदुरुस्त और बुद्धिमान बने रहना, हमेशा वो ऐसा पूछते। जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे, तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी, तो किसंदा ने उन्हें रोज़ सुबह झकझोर कर उठाना और साथ में सैर पर ले जाना शुरू किया, और यह मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना और जल्दी उठना एक व्यक्ति को स्वस्थ और बुद्धिमान बनाता है। ये गुरु मंत्र उनको किसने दिया? उनके गुरु किसंदा ने। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किसंदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि भाऊ यानी बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को यह अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहता है। हर सवेरे वह किसंदा से अनुरोध करते कि चाय पीकर जाएं। किसंदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते, और यशोधर बाबू ने किसंदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा है, लेकिन किसंदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है, वह सुबह की सैर को निकले किसंदा की ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पाँव में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए और हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी लिए हुए, ये छवि यशोधर पंत के जहन में बैठी हुई है किसंदा की। जब तक किसंदा दिल्ली में रहे, तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट्टू शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किसंदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की, और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को भी नाराज़ किया, क्योंकि और पत्नी और बच्चों को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था। घर में होली गवाना, जन्यों पुन्यों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, ये और कई ऐसे ही काम यशोधर बाबू ने किसंदा से विरासत में लिए थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्च, इन आयोजनों में होने वाला शोर, दोनों ही सख्त नापसंद थे। बदतर यही है कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खासा उत्साह अब नहीं रह गया है, क्योंकि लोग किस प्रकार से पुरानी परंपराओं से, पुरानी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। यशोधर जी चाहते हैं
कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही नहीं हो तो यह पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किसंदा से लिया करता था। यशोधर बाबू सेक्रेटरी में डेमोक्रेटिक बाबू हैं, प्रजातंत्र में बाबू हैं। हरगिज यह दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। लेकिन यह भी क्या हुआ कि पूछा न ताछा, जिसके मन में जो आया जैसा गाया वैसा करता है। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ठहरा बेटा। उनको लगता है कि बेटों के पास शायद ज्ञान ज़्यादा होगा, लेकिन ज्ञान से ज़्यादा अनुभव होता है और अनुभव बच्चों के पास बिल्कुल भी नहीं है। मानो न मानो, झूठे मुंह से ही सही, एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और बच्चे यही उत्तर देते हैं कि बाबा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। जिस बात के बारे में आप जानते ही नहीं हो उस बात को पूछने से फ़ायदा क्या है। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बड़े बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से यह प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दे, अब हम कर दिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा कि वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता है। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा भला बुरा कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है कि बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि आप इन कामों के लिए एक नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अथवा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था। झूठे मुंह से ही सही, एक बार ऐसा कहता तो सही। जिस पर बेटे का अपना वेतन को अपना समझते हुए बार बार यह कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके से नहीं, जो आप नुक्ताचीनी करें, आप आलोचना करें। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डनलप वाला बेड, डबल बेड, सिंगार मेज, कभी टीवी, कभी फ्रिज। क्या हुआ यह है। और ऐसा कभी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए यह टीवी ले आया। कहता यही है कि यह मेरा टीवी है, समझे, इसे कोई छुआ नहीं करे। क्वार्टरी उसका हो गया है, यह अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, इनका नौकर होगा तो इनके लिए ही होगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझते हैं, समझाते हैं। यशोधर बाबू अपनी घरवाली को काम सब अपने हाथ से ही ठीक होते हैं। नौकरों को सौंपा, कारोबार चौपट हुआ। कहते हैं यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं है क्योंकि उसको भी अब आदत हो चुकी है। सब्जी का झोला लेकर यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से भरे हुए लोनों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। उन तीनों में से कुल एक को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए है। बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा है YD पंत। बाकी सभी लगभग उसको छोड़कर जा चुके हैं। इन क्वार्टरों के पास पहुंचकर आज YD पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह पर आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे, दे रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज़ की झालरें लगी हुई थी, गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी।
तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आज उसकी सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिसने कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था कि गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, कि मेरी तरफ से आप अपने पिताजी को गर्मजोशी के साथ ये सम्मान देना। और यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा। उसका जवाब भी उन्होंने अपने आप को दिया कि जो करते होंगे यह लोंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। आजकल के बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे होंगे कुछ। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन्स और बगैर बाह का टॉप पहने हुए है। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और शंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। कहती है कि वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने बहुत कर लिया, तुम्हारे कहने पर समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय होठों पर लाली और बालों में खिजाव लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीज़ें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होती हैं। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। वहीं पे रुक जाते हैं थोड़ी देर। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सुनाई कि बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचते हैं, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। तो यशोधर पंत कहते कि हम लोगों की यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है। यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंसती। तो बेटा कहता है कि जब से तुम्हारा बेटा 1,500 रुपये माहवार कमाने लगा है, महीने के कमाने लगा है। यह टिप्पणी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इस साल एमए पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में नहीं आता हो, फिर भी वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 रुपये माहवार प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर चीज़ के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि क्या हुई, समहाउ मेरी समझ में तो आता नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी, फिर भी उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज़ के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी नहीं लगती। फिर भी वह जानते हैं कि गैस नहीं होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फ़ायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन को नहीं अच्छा लगता, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगी। फिर भी उन्होंने इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं बटे, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हज़ार रुपये कर्जा निकाल करके किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी और इस हिसाब से आज उसे पूरे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था। मैंने भूषण को फ़ोन किया, भूषण ने कहा कि शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। मैं अपने बॉस को भी बुला लूँगा इसी बहाने। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर
ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं कि ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है और कहती है कि ज़िंदगी बना दी तुम्हारे सेकंड क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर के जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बताया दिया गया हो उनकी और वाई डी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर के स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर क्षण यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कमाऊनी है, फिर भी विलायती रीति रिवाज से भली भांति परिचित है। कमाऊनी का मतलब है पहाड़ी कुमाऊं क्षेत्र से। किसंदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। कि टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह भूलना नहीं चाहिए। इस कथन के माध्यम से लेखक ये स्पष्ट करना चाहता है कि पश्चिमी संस्कृति के पीछे हम अंधे हो रहे हैं, उसको अपना रहे हैं। अपनाना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय संस्कृति के मूल्य जरूरी हैं। उसको हमें नहीं भूलना चाहिए कि जैसे दिया कि टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि धोती कुर्ता अपनी पोशाक है। बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तो उन्हें केक के पीछे जा खड़े होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई और बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। मुझे ये अनुचित लगता है, मैं इनको पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु असंतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अब कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा लें। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का प्रयत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि मैंने अब तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। नहीं, आप लोग सब खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटीज। आप सिर्फ औपचारिकता नहीं निभाएं, आप अपना कार्यक्रम जारी रखें। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले गए। उनकी पत्नी उनके बच्चे बारी बारी से आकर के झांकते रहे और कहते रहे कि जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाज़ें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वह चाहते हैं कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किसंदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किसंदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए, और किसंदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, अमीर हो या गरीब हो, मरते हैं जो हुआ होगा से ही। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ। कि जिन बच्चों को लेकर के हम इतने सपने संजोते, वो बच्चे तक हमारा साथ नहीं देते हैं। यशोधर बाबू ने पजामा कुर्ते पर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपे, पाँव में देसी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए किस अंदाज से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किसंदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के पास आया करते। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती। उनका कहना था कि जिसे फूंक मारकर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किसंदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। यशोधर बाबू को लगता है कि किसंदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किसंदा को वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है, वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है।
यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनके घरवाले उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंचे कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा कि मेहमान गए। पत्नी ने बताया कि कुछ गए कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, उसी लाल गमछे में बैठक में चले आए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। वह गमछा पहनने की आदत भी उन्होंने किसंदा से विरासत में मिली थी और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। तो बेटी झल्लाई कि लोग चले गए, इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि आप गमछा पहन करके बैठक में आ जाएं। बब्बा, यू आर द लिमिट, आप अपनी सीमाओं को पहचानो। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही तो हम करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो अच्छा नहीं लगता है। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे हुए कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है। भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है ये प्रेजेंट वर्जेंट, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर के शर्मीली हंसी हंसते हैं। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला कि लो, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ ऊनी ड्रेसिंग गाउन। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं तो बब्बा फटा हुआ पुलोवर पहनकर चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहनकर जाया कीजिए। बेटी पिताजी का पजामा कुर्ता उठा लाई है, इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नानुच करने के बाद यशोदा जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैस कसते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा, तो यह ठहरा गाउन, ड्रेसिंग गाउन। उन्होंने कहा और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक आई। ये आंख में नमी चमकने का कारण था कि यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी यह बात चुप गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहन करके दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा है कि दूध मैं ला दिया करूँगा। या इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में किसंदा उतर आया है, जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई है, तो उनको अच्छा लगता। लेकिन ऐसा कोई कथन यहाँ पर नहीं कहा है और इस बात से यशोधर पंत काफ़ी आहत होते हैं, दुखी होते हैं। इस प्रकार से एक छोटी सी कहानी थी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो आज की कक्षा में इतना ही। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर एक नई कक्षा के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं।